करते हुए पीछे आते नहीं है। और थोड़ा और आगे जाओ तो और स्पीड चलाओ तो वो भी दौड़ेंगे, लगेगा गाड़ी में लाके घुस जाएंगे और आप रोक दो। ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है। जब तू चलेगा तो लोग तुझे चिढ़ाएंगे, जब तू भागेगा लोग तुझे भगाएंगे, लेकिन जिस दिन तू रुक गया ये दुनिया भाग जाएगी और तुझे सैल्यूट मारेगी। इसलिए खुद को पहचानो, भरोसा किसी पे नहीं करना, खुद पे भरोसा करना। इस बिजनेस में अगर आपको कोई डायमंड बना सकता है मेरे दोस्त, तो वो एक इंसान है और वो है आप। कौन? आप। विश्वास आपको कर सकते हो? कर सकते हो? विश्वास सफलता की कुंजी है मेरे भाई। इस दुनिया में जब जब किसी ने पहली बार कोई काम किया है, दुनिया के हर लोगों ने उसको नकारा। किसी ने बोला रात में हम उजाला दिखाएंगे, लोगों ने मजाक उड़ाया, आविष्कार करता गया, फेल होता गया, लोग चिढ़ाते गए, लेकिन 10,000 आविष्कार के बाद भी कहानी सफल हो गई। दिन को रात दिखाया, रात में क्रिकेट खिलाया। जब जब किसी ने अलग सोचा है, दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। यस, आई एम राइट एंड आई कैन डू दिस। ये विश्वास आपको अपने अंदर कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को पहचानो और आगे। जो आप है ना, इस धरती पे कोई नहीं, ये सोच के आपको काम करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। कैसे लोग हैं हम? सामाजिक प्राणी। हम जब किसी काम को करने के लिए बाहर निकलते हैं तो दुनिया हमें इतनी निगेटिव कर देती है, इतनी निगेटिव कर देती है कि हमारे अंदर एक डर सा हो जाता है। हम डर से भरे हो जाते हैं, परेशान से हम हो जाते हैं, हम कुंठित हो जाते हैं और अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं। छोटी सी कमियां हमारे अंदर आती है, लोग इतना बढ़ा चढ़ा उस कमियों को हमारे सामने रख देते हैं, हमें लगता है कि हम इससे कभी निकल ही नहीं सकते। अब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रियल में मेहनत करना चाहते होंगे, काम करना चाहते होंगे, लेकिन प्लान करने में आप असक्षम है। हो रहा है ऐसा? फॉलो करने में आप असक्षम है। हो रहा है ऐसा? मीटिंग करने जाते हैं तो आपकी आवाज ही नहीं निकलती, आप नहीं बोल पाते। आप ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो सोचते तो है कुछ करेंगे, लेकिन आप कुछ बहुत बड़ा कर नहीं पाते। ऐसा होता है आपके साथ? होता है आपके साथ? इसका उपाय क्या है? इस डर को भगाने का उपाय क्या है? जिंदगी में जो भी चीज करने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आए, उस चीज को इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो कि वो चीज आपकी आदत बन जाए। अरे आप सोचो, अगर तैरने में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन क्या है? बार बार तैरना, बार बार तैरना। लिखने में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन क्या है? बार बार लिखना। हंसने में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन क्या है? हंसना। प्लान देने में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन क्या है? ट्रेनिंग देने में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन क्या है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें जिस चीज में प्रॉब्लम आती है उस चीज को छोड़कर बाकी सब काम हम करने लगते हैं। आया ना? आया ना? अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए मेरे दोस्त। और जिस चीज से आपको इस बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, आज के बाद, यहाँ से जाने के बाद लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज मुझे करना है। जब मैं फ्रेशर था 2012 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया। जब मैं फ्रेशर था तो मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम आई जिंदगी में, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने फेस किया। मुझे अनजान लोगों से बात करने में बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा। मुझे लगता था यार हम इतने पढ़े लिखे हैं और क्या फालतू की बात करेंगे लोगों से जुड़ जाने के साथ।
एक्चुअली मैं इस बिजनेस को बहुत छोटा माना करता था, तो मुझे अनजान लोगों से बात करने में बड़ी शर्म जैसी महसूस हुई, बहुत शर्म लगता था मुझे, बड़ी समस्या होती। लेकिन मैं समझ गया था वाराणसी के अंदर मैं अकेले आया, ना मेरा घर परिवार का कोई वहां, ना रिश्तेदार कोई, ना मेरा दोस्त कोई। मैं समझ गया या तो धंधा से आउट हो जाओ या तो इस डर से ऊपर उठना पड़ेगा अपने आप को। मैंने 2-4 वीडियो देखी, एक बंदे ने उस वीडियो में बताया कि 3 फीट रूल होता है डायरेक्ट सेलिंग में। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी आपके 3 फीट के दायरे में 2 हाथ पैर का कोई भी दिखे, बेशरम बन के उससे जाके पूछ देना है कि सर क्या आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं। अगर बोला यस तो बेस्ट, अगर बोला नो तो नेक्स्ट, सोचना ही नहीं इससे ज्यादा। मैंने वो वीडियो देखी, मेरा अंदर का जोश जग गया, मैंने बोला आज करके देखते हैं। अब मैं जोश में आके लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। एक बढ़िया सा हट्टा कट्ठा आदमी आ रहा था, मैं अंदर से मिजाज बनाया, अपने आप को रेडी किया, सोचा अब जाकर उसको इन्वाइट करूंगा। 1 2 3 जैसे नजदीक गया, हिम्मत फट गई। सोचा जाके इनविटेशन करूंगा, वो जैसे नजदीक आया, बड़ा प्रॉब्लम है। लगता था कि यार अगर मैंने इसको कुछ बोला और बुरा मान लिया तो। एक्चुअल ना सारे गलत ख्यालात हम खुद ही पैदा करते हैं, एक्चुअल वास्तविक में वो कुछ होता नहीं है। इस दुनिया में जितनी डर आपके अंदर है ना, 90% डर तो आपके माइंड ने बनाया है, एक्चुअल में कुछ है नहीं। एक्चुअल में कोई डर ही नहीं, माइंड ने बना रखा है वो सारे डर। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मैंने पूरे दिन 3 घंटा चौराहे पे खड़ा होकर हिम्मत जुटाने की कोशिश करी, और आश्चर्य की बात है कि मैं किसी एक बंदे से हाथ आगे बढ़ा के हेलो तक नहीं बोल पाया, क्योंकि सारे, पता नहीं उस दिन किस्मत क्या खराब थी, सारे अच्छे बंदे आ रहे थे। अब क्या करें, मैंने बोला मरियलो से शुरू करते हैं, उससे शुरू करते हैं, जो अगर लड़े भी तो हम टिक जाए। मैं गया कॉलेज के अंदर, मैं कॉलेज के अंदर गया और मैंने देखा कि फर्स्ट ईयर वाले किधर से बाहर आते हैं, और फर्स्ट ईयर वाले जिधर से खड़ा रहे थे, मैं वहां खड़ा हो गया और जाना शुरू किया। अब भाई मुझे क्या करना, मैं गया, जाके उसको पकड़ा, बोला हेलो जी नमस्कार, और कैसे हो दोस्त, कैसे हो, बढ़िया, क्या करते हो, पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में, इस क्लास में, अच्छा इस पढ़ाई को करते हो, पार्ट टाइम कुछ इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। मेरा नाम अमित दुबे है, मैं भी इस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और यार मैं भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ काम करता हूँ, जानना चाहोगे तो ठीक है, टाइम निकालना, आपको हॉस्टल में मिलेंगे, कौन सा रूम नंबर, नाम नंबर बताओ, आते। एक बंदे से जैसे मैंने इन्विटेशन किया, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई, मुझे लगा यार ये तो बहुत ही आसान था, मैं तो फालतू में सोचने में लगा हुआ था। फिर क्या कहना, मैंने इनवाइट करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, इनवाइट करना शुरू किया, अनलिमिटेड इनविटेशन। कई बार ऐसा भी होता था कि मैं एक अनजान आदमी से हाथ मिलाता था, हेलो जी, बोला चुप रहो, मुझे पता है 5वीं बार मेरे से मिल रहे हो, तुम्हारा नाम अमित दुबे है। मैंने इतने इनविटेशन ठोके कि एक आदमी ऐसे मिल जाते, कई बार ऐसा हुआ, कई लोग ऐसे मिल जाते थे, बोलते थे अरे भाई मैं आऊंगा संडे को, तू क्यों परेशान कर रहा है, 4थी बार मिल चुका है आज तो मेरे से। इतनी इनविटेशन ठोकी, उसके बाद मैं बन गया बढ़िया वाला पैसा। आज मेरी हालत तो उसमें ऐसी मैंने बना ली थी, बिना हेलमेट के मैं जा रहा था, पुलिस वाले ने रोका, मैंने पुलिस वाले से ही पूछ दिया कि भाई साहब चौराहे पे खड़े होकर पार्ट टाइम में कुछ कमाने का मौका मिले। मुझे याद है पहला जिम कॉर्बेट का ट्रेनिंग हो रहा था, तो मैं था, हमारे साथ एक और लीडर था, हम दोनों आ रहे थे, पैसे नहीं थे अपने पास, इतने ही पैसे थे जितने में यहाँ पे रहने का दे सकते थे, उसमें भी 500 रुपए कम थे, हम टेंशन में थे, पता नहीं रखेंगे सब भगा देंगे। हम बोले यार एक काम करते हैं, टिकट का भाड़ा तो बचाना पड़ेगा। बोला ठीक है, कहाँ चले, बोले 73 नंबर जिंदाबाद। हमने टिकट लिया ही नहीं, हम चढ़ गए 73 नंबर सीट पे, टीटी आने लगा। अब हम भी कोई हिम्मत वाले थोड़ी थे, 18 साल का लड़का में कौन सा हिम्मत होता है भाई,
ना बैकग्राउंड बड़ा ना कुछ, कौन सा हिम्मत होता, हम हिम्मत वाले नहीं थे। उसने बोला सर टीटी आ रहा है, बाथरूम में घुसे क्या? मैं बोला तू मत जा, मैं जाता हूँ। मेरा बैग ला, उसमें से टाई निकाल के दे मुझे। मैं अंदर घुसा, अपना टाई लगाया, फॉर्मल शर्ट पहना, पैंट पहना और वो लोअर टी शर्ट पहने थे, वो रखा हमने बैग में। मैं बोला बस आने दे तू। टीटी लाल के हेलो बोलता, टिकट का टी बोलता, उससे पहले हम आगे बढ़े। हेलो टीटी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बहुत मेहनत करते हैं यार, आपको मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, इस रोड में मैं आते जाते रहता हूँ, कई बार मैंने आपको देखा है। सर इस काम को करते हुए अगर पार्ट टाइम में 1 से 2 लाख आने लगे तो कैसा है? मैंने बोला बढ़िया रहेगा, फिर क्या था, जैसे बोला बढ़िया रहेगा। कौन सा सीट है भाई साहब का? क्या बोला? कौन सा सीट? 6 नंबर। सर 2 मिनट आइए कोपचे में। पकड़ा 6 नंबर पर बैठा के मैंने समझाना शुरू किया, पूरा प्लान दे प्लान, और लास्ट में पकड़ा। सर बताइए, आज करने से इतना बड़ा फायदा है, कल करने से इतना बड़ा नुकसान है, आज करना चाहिए कल करना चाहिए? बोला आज करना चाहिए। तो ठीक है सर बताइए, वो सीनियर लगाई, मिल के काम करते हैं, निकालो 600 रुपये। मुझे भी याद है, ऊपर में 500 रुपए था नोट, मैंने खींचा। सर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया सर, बताइए 7-8 हजार रुपए देंगे कब? अभी या थोड़ी देर में? टीटी बोला कि अभी भाई साहब आते हैं ना तो फिर देंगे। बोला साहब अभी दे दो ना कुछ। अभी सर आप सीनियरिटी लगाते हैं, आपके बाद 2-4 लोग और प्लान देंगे, आपके डाउन में डाल देंगे। टीटी बोला देंगे, बस आते हैं, आप लोग यही बैठो, आराम से बैठो। जो टीटी भागा, सुबह उतरने तक आया ही नहीं सर। मेरी कमजोरी थी, मैंने उसको ताकत बनाया। ये आपको तय करना है कि आपको इस बिजनेस में किस चीज को करने से प्रॉब्लम होती है, उसको अपनी ताकत बनाओ। बना सकते हो? बना सकते हो? बना सकते हो? इतनी बार उस काम को करो, इतनी बार करो कि वो काम भी बोले यार अब बस कर दे, मैं तेरा हो चुका हूं। नेक्स्ट, दो चीजें हैं इंसान की जिंदगी में, द मीनिंगलेस लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ। 84 लाख योनि के बाद भगवान आपको इंसान की योनि में जन्म देता है। कितने दिन बाद? सोचो, भगवान आपको हिरण का बच्चा बना सकता था, ऐसे जिम कॉर्बेट वहां भटकते क्या कर लेते हैं? आपको शेर बना सकता था, टाइगर बना सकता था, आप जिम कॉर्बेट में भटकते, लोगों को मारते पीटते खाते, लोग भाला लेके दौड़ रहे हैं, फौज वाले खोजते लोग आपको हाथी बना सकता था, मस्त खाते पीते घूमते, कीड़ा बना सकता था, मच्छर बना सकता था, कहीं बंद करते रोक लेते क्या? लेकिन आपको परमात्मा ने, आपको भगवान ने, आपको गॉड ने, आपको वाहिगुरु ने, आप जिसको भी मानते हैं, उसने आपको इंसान के रूप में इस धरती में जन्म दिया। क्यों? उसको वजह होगी है? कुछ तो वजह होगी। yes. हाँ या ना? yes. प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त कि इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद भी हम उस जन्म की वजह को भूल गए। ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएचर ऑफ गॉड। सबसे शक्तिशाली जीव इस धरती का अगर कोई है वो भी इंसान। ये शेर और भी भागते हैं इंसान, सबसे पाला पड़े इनसे ना पड़े, इतने खतरनाक लोग। सबसे ज्यादा अगर बुद्धि भगवान ने किसी को दिया, इंसान के अंदर। इंसान सपने देख सकता है, इंसान के अंदर इतनी पावर है मेरे भाई, ये इंसान परमात्मा को भी चैलेंज कर सकता है। अपने बराबर की पावर दिया ऊपर वाले ने इंसान। लेकिन एक बार सोच के देखो हम अपनी जिंदगी
क्या हमारा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ था कि पैदा लो, खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, बड़े हो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उनको पढ़ाओ, बड़े होने के बाद उनकी भी शादी करो, बूढ़े हो और धरती से मर जाओ? इसलिए पैदा किया था? क्या हमारे जिंदगी में यही उद्देश्य था? क्योंकि अगर यही उद्देश्य था तो भाई बच्चे पैदा करना, उनको पाल पोस के बड़ा करना, ये काम तो हर जमाना कर रहा है। ये तो कीड़े भी कर रहे हैं, छोटी छोटी पंछियां भी कर रही है, तो आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? सोच के देखो एक बार। अगर हम भी वही जिंदगी जी रहे हैं जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, नॉर्मल मीनिंगलेस जिंदगी जिसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्या मतलब है जीवन जीने का? क्यों वेस्ट करना 60 साल? अरे ऊपर वाले ने इंसान के रूप में भेजा होगा तो किसी न किसी उद्देश्य के खातिर आपको भेजा होगा, है ना? कोई कारण रहा होगा, वो चाहता होगा कि जब आप इस धरती पे जाएं तो आप कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, नहीं तो खानदान के लिए कुछ करें, परिवार के लिए, समाज के लिए करें, नहीं तो प्रकृति के लिए कुछ करें, कुछ ना कुछ अलग करें। इसलिए भगवान ने आपको धरती में भेजा है। लेकिन हम लोग कुछ अलग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, खाते पीते और मर जाते हैं, धरती से निकल जाते हैं। कुछ गड़बड़ हो तो भगवान को दोष देते हैं, तूने मेरी किस्मत ही ऐसी दी, तूने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। माँ बाप को दोष देते हैं, तूने नहीं ऐसा किया मेरी जिंदगी। यह है मीनिंगलेस जिंदगी, जिसका कोई रूल्स नहीं है, जिस जिंदगी की कोई रूल्स नहीं है, कब उठना है, कब खाना है, कितने घंटे काम करना है, कोई फिक्स नहीं है जिंदगी। पेंडुलम है, कभी कहीं उड़क गया, कभी किधर उड़क गया, पता ही नहीं है कुछ भी। मीनिंगलेस है। और मीनिंगलेस इंसान पिछले कई हजार सालों से धरती पर पैदा ले रहे हैं और कीड़ों की तरह मरते हैं। कोई वर्चस्व, कोई अस्तित्व, इतिहास में कोई नाम नहीं होता। मर रहे हैं, बता ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो कीड़ों में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अरे एक मछुआरा भी मरा, उसको कौन जानता है? कौन जानता है? हम भी मर जा रहे हैं, हमें कोई नहीं जानता। बेटा तक नहीं याद रखता, सारे ने किया क्या था, मैं याद रखूं माला का नाम उसको। पूछो यह मीनिंगलेस जिंदगी, धरती पे इंसान के रूप में पैदा हुए ना, कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ ऐसा करके जाओ, कोई नहीं तो आने वाली आपके साथ उससे तो याद करे कि खानदान में कोई मर्द पैदा लिया था जिसने कुछ ऐसा बड़ा काम किया। नहीं करो, अगर है आपके पास कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म तो मैं बोलता हूं जाओ, वहां करो, लेकिन कुछ तो बेहतरीन करके जाओ, कुछ तो बेहतरीन करके जाओ। बाहर अगर कोई ऐसा स्कोप आपके लिए है तो कुछ तो बड़ा करके जाओ। पैदा होने के बाद माँ बाप खुश हुए होंगे, घर में बेटा पैदा लिया, घर में बेटी पैदा ली, मिठाइयां बांटी गई होंगी, लाल आया है घर में, मेरा लाल आया है, मेरा लाल मेरी गरीबी दूर करेगा। लाल खुद ही लाल हो गया बैठा। अपने आप को पहचानो, पहचानो कैसी जिंदगी आप चूज करना चाहते हो। मेरे दोस्त, हमारी जिंदगी वो नहीं है जो भगवान ने हमें दिया है, ये बहाने हैं आपके। हमारी जिंदगी वो है जो हम चूज करते हैं। अरे गरीब तो अब्दुल कलाम आजाद भी था, आया ना? समस्याएं तो उसकी जिंदगी में भी थी, पढ़ने के पैसे नहीं थे। गरीब तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, समस्याएं तो उनकी जिंदगी में भी थी। लोग नीच जाति का बोल के स्कूल तक नहीं जाने दिया करते थे। यार सोचो, ऐसी समस्या हमारी जिंदगी में तो नहीं आई। ऐसी प्रॉब्लम से कम माँ बाप ने हमारे उठा के तो रखा। सब ऐसे लोगों ने इस धरती पे बड़े बड़े नाम कर दिए, देश का संविधान लिख दिया भीमराव अंबेडकर ने, देश के राष्ट्रपति, देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने एपीजे अब्दुल कलाम। तो भाई आपकी परिस्थिति उनसे तो अच्छी है। हाँ जी,
उनसे तो अच्छी है। और चलो परमात्मा ने कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो बोलते, कुछ मिला नहीं इसलिए कुछ नहीं हुआ। आज इसलिए पेज जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म तो है आपके पास। अरे लोग बोलते हैं कि फलना के घर में भगवान ने छप्पर फाड़ के धन की बरसात करी। इतिहास गवाह है, आज जनता में किसी का छप्पर फट के सोना चांदी बरसते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। देखा क्या? तो गलत हो गया ना भाई, गलत हो गया ना। अरे भगवान मौका देता है, मौका देता है, एक प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में भेजता है। अब जो सफल लोग हैं उस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के अपने आप को सफल बना लेते हैं, और जो असफल लोग हैं वो प्लेटफॉर्म आने के बाद भी बोलते हैं अगला कब आएगा, अगला कब आएगा। पटना में एक बार बाढ़ आई, एक गांव में पंडित जी रहा करते थे, सारा गांव डूबने लगा। सारे गांव के लोग गांव छोड़ के भागना शुरू कर दिए, बाढ़ आ गया भागो। गंगा जी का पानी उफान पे। पंडित जी भगवान की बहुत पूजा किया करते थे। लोगों ने उनसे बोला कि पंडित जी भागो, बोला ना मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी भर गया, पूरा गांव खाली। तब तक एक हाथी वाला अपना हाथी लेके लास्ट में भागे जा रहा था। उसने देखा पंडित जी को, तो पंडित जी मंदिर के ऊपर वाले छज्जे पे चढ़ के बैठे हुए दौड़ के। उसने देखा पंडित जी को, बोला पंडित जी भागो, पानी रुकने वाला नहीं है और ऊपर जाएगा। पंडित जी ने बोला ना मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान मुझे बचाएगा। पानी और बढ़ गई, पंडित जी गुंबद पे जाके पकड़ के दुबक के बैठ गए। तब तक एक हेलीकॉप्टर वाला है, उसने देखा पूरा गांव डूबा हुआ है, लेकिन गुंबद से कुछ हरकत हो रही है। नदी जाके देखा, पंडित जी दुबक के बैठे थे। बोला महाराज भागिए, रस्सी फेंक रहा हूं, ऊपर आइए, गांव बचने वाला नहीं है, ये मंदिर भी डूबेगा। पंडित जी ने बोला चल हट, मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान मेरे साथ कुछ नहीं होगा। भगवान ने उनका भरोसा नहीं तोड़ा, पानी और बढ़ा, पंडित जी डूबे और ऊपर पहुंचने के बाद भगवान पे बड़ा नाराज हुए। बोले हे परमात्मा क्या लीला है तेरी, मैं तुझ पे भरोसा किया, तूने मुझे ही धोखा दिया। बोला भाई वो पंडित जब बाढ़ आ रहा था सबसे पहला सूचना मैंने तेरे तक भिजवाया था, तू भागा नहीं। दूसरी बार एक इंसान के रूप में मैं आया था, याद कर जो आया था उसको तू पहचानता था। भगवान ने बोला, उसने पंडित ने बोला नहीं वो मैं था, मैंने भेजा था उसको, तुझे बोला था भागने के लिए, तू भागा नहीं। तीसरी बार बता तेरे गांव में कहीं हाथी है, बोला नहीं, तो हाथी वाला हमने भेजा था बाहर। हाथी वाले ने बोला तू भागा, बोला नहीं। तीसरी बार हेलीकॉप्टर, यहां बिहार में जान निकल जाए हेलीकॉप्टर नहीं आता तेरे लिए, हेलीकॉप्टर तक भिजवा दिया। तू गया, बोला नहीं, मैंने तुझे 4 मौके दिए, अगर मौके का फायदा तूने नहीं उठाया तो उसमें गलती मेरी नहीं, गलती तेरी थी। विधाता हर इंसान की जिंदगी में एक मौका जरूर देता है जब वो इंसान अपने आप को प्रूव कर सके और एक मीनिंगफुल जिंदगी जी सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मौका हमारे सामने आता है हमारा ध्यान कहीं और होता है, या हम सोचते हैं आगे देखेंगे। हम क्या सोचते हैं, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। और इतनी जल्दी क्या है यारो, जीना भी वर्षों। मतलब हम तो कबीर को भी चैलेंज देके बैठे हुए हैं। उसने बोला कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगा, अब नहीं करेगा कब। हमने बोला आज करे सो कल कर, कल करे से परसों। जवाब तो अपने पास सबका है, आया ना। लेकिन दोस्त ये जवाब सिर्फ आपको संतुष्ट कर सकता है, सफलता नहीं दिला सकता। जो बहाने आप अपनी जिंदगी में बना रहे हैं ना, ये बहाने सिर्फ आपको संतुष्ट कर सकता है, आपको सफल नहीं बना सकता है। मौका मिला है आपको इसलिए बिजनेस के रूप में। आपको क्या लगता है इस बिजनेस को आपने खुद ज्वाइन किया है?
किसी न किसी ऐसी शक्ति की पावर आप पे हुई होगी जिसकी वजह से जब अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आया ना, बुद्धि ने काम किया, ज्वाइन कर जाते हैं, इसलिए मौका मिला। हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़, आज तक हिंदुस्तान में केवल 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पता है मेरे में क्या होता है। सोचो, क्या उन 100 करोड़ लोगों को जिनको एमएलए का है नहीं पता, क्या उन 100 करोड़ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए? उनके घर में गरीबी नहीं है, उनके घर में बीमारी नहीं है। सोचो, 100 करोड़ लोगों को पता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, और 100 करोड़ लोगों को तो पता ही नहीं है एसलीपीएस क्या होता है। आपको पता तो है, आपको पता तो है, आपने ज्वाइन तो किया है, और इतना भगवान ने सद्बुद्धि तो दिया कि अगर ज्वाइन किया है तो ठीक है, चल सीक्रेट ऑफ सक्सेस अटेंड कर, सफल होने का राज सीखने का मौका तुझे दिलाते हैं। इसलिए तो आपने अरे भाई, मौका है आप सबके पास, मौका है आप सबके पास। आप चाहो तो यहां से निकलने के बाद 3 से 4 साल मेहनत करके एक सिग्निफिकेंस वाली जिंदगी जी सकते हो, और आप चाहो तो यहां से निकलने के बाद घर बैठ के जैसे थे वैसे जिंदगी जी सकते हो। क्या चूज करना है, सक्सेस या नॉलेज? ऐसे आवाज से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी चाहते हो? ऐसी जिंदगी चाहते हो? ऐसी जिंदगी चाहते हो? सक्सेसफुल जिंदगी चाहते हो? चाहते हो सक्सेसफुल जिंदगी? तो उसके लिए मेरे भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करना और लगातार काम करना। कर सकते हैं? कर सकते हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें ऑडियो कनेक्ट करो, सबसे इंपॉर्टेंट सफलता का राज मैंने शुरू में ही बोला है कि आपके माइंड में छुपा हुआ है। आप इस बिजनेस में कितने सफल होंगे ये बात डिसाइड करेगा कि आपका माइंड कैसा है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और असफल हो जाते हैं केवल इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि लोगों का माइंड सही नहीं रहता। मैंने बहुत बड़े बड़े लीडरों को देखा है जो अच्छी रैंक में पहुंचने के बाद भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका बुद्धि सही नहीं रहता। यही है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। नोकिया के एमडी की मिजाजी तो खराब होगी जिसने रिजेक्ट किया होगा एंड्रॉइड के प्रपोजल को, आया ना? क्या खराब होगी? वो बोल वाले को थोड़ा ठोको, हाँ थोड़ा पीछे से ऐसे दो 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 यहाँ प्रवचन चल रहा है क्या? प्रवचन चल रहा है क्या? बोल सिया राम बलरामचंद्र की कितने बेशरम है क्या? हम तो चाहे कुछ भी कर लो सर, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। आप सुधरो या मत सुधरो, हम ही कसम खाए हैं, सुधारते रहेंगे सुधारते रहेंगे। एक वीडियो अभी आपके सामने दिखाया जाएगा, क्लिक करो, चलो आवाज दो, साउंड बढ़ाओ, आपकी साउंड कम होगी, उसको ना इसमें लगाओ, सिस्टम में लगाओ, प्रोजेक्टर में लगाओ, साउंड लीड को प्रोजेक्टर में लगाओ। है पंचतंत्र की कहानी।
वो खुलापन ही है। नहीं है, जिंदगी के बारे में बहुत से कहती हैं। इन स्टोरीज को लिखने वाले का नाम, एक स्लाइड बैठ जाओ, और बैठ और पीछे जाओ, अब चलो, बहुत ध्यान से देखो आप लोग। My name is Praveen Verma. I am the author of book Success is a State of Mind. इस बुक का बेस एक कोटेशन और 4 पंचतंत्र की कहानियों पर टिका हुआ है। एक कोटेशन जो ये कहती है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल। कैसे टाइप के लोग हैं? नंबर 1, who waits for things to happen. Number 2 type is those who makes things happen. And number 3, those who wonder what's happening. इस कोटेशन की तीनों कैटेगरीज को मैंने 3 पंचतंत्र की कहानियों से जोड़ा। अब मेरे हिसाब से जरूरी है कि मैं पहले आपको थोड़ा पंचतंत्र की स्टोरीज की हिस्ट्री के बारे में बताता। हजारों साल पुरानी कहानी है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल, काफी गहराई है, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहती है। इन स्टोरीज को लिखने वाले का नाम है पंडित विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ये जो स्टोरीज थी पंचतंत्र की, ये दरअसल 3 राजकुमारों को गई थी। और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस यह था कि राजकुमारों को एक अच्छा राजा बनने के लिए तैयार किया जा सके। अब कोटेशन की पहली लाइन क्या कहती है? कोटेशन की पहली लाइन ये बात करती है एक ऐसे आदमी के बारे में, द वन हु वेट्स फॉर थिंग्स टू हैपन। जब मैंने पहली बार इस लाइन को पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ऐसे आदमी की बात हो रही है जो कि बिल्कुल सुस्त है, कुछ करना नहीं चाहता और शायद भाग्य में यकीन करता कि कभी तो उसकी जिंदगी में बाहर आएगी, भगवान उसे भी छप्पड़ फाड़कर कुछ तो देगा। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो है यह उसका बिल्कुल उल्टा। यानी ये किसी लेजी आदमी की या लूजर की बात नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसे आदमी की बात हो रही है जो कि प्रेजेंट मोमेंट में जीता, जो कि निस्वार्थ भाव से सिर्फ काम करता और फल की या रिजल्ट की परवाह नहीं करता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पंचतंत्र की स्टोरी दी। आप सबने सुनी होगी एक कहानी जिसमें एक खरगोश है और एक शेर, यानी एक खरगोश और शेर की कहानी जो बताती है कि एक बार एक जंगल में एक शेर था जो कि जानवरों को मार के खा जाता। लेकिन होता क्या था कि अक्सर अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को मारता। जंगल के सारे जानवर इससे परेशान होकर एक दिन शेर के पास गए और बोले कि महाराज, आप अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देते हो, लेकिन अगर हम लोग रोज आपके पास एक जानवर भेज दें तो अपने आप आपकी जो जरूरत है, भूख की जो जरूरत है, वो भी पूरी हो जाएगी और बाकी जानवर भी शांति से रह पाएंगे। अब शेर ने उनकी बात मान ली और जानवरों ने रोज एक एक जानवर भेजना शुरू कर दिया। अब एक दिन खरगोश की बारी है। अब कहानी कहती है कि जिस दिन खरगोश की बारी आई, उस दिन खरगोश सुबह उठा और शेर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। मौसम बहुत अच्छा था, खरगोश बस्ती में था, खेलते खेलते लेट हो गए और उधर शेर इंतजार कर करके गुस्से में आता रहा क्योंकि उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, दिन ढलता जा रहा था और कोई जानवर किसी का नामो निशान नहीं था। अब जब फाइनली खरगोश पहुंचा तब तक शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और जब उसने छोटे से खरगोश को देखा बोले कि महाराज, आप अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देते हो, लेकिन अगर हम लोग रोज आपके पास एक जानवर भेज दें तो अपने आप आपकी जो जरूरत है, भूख की जो जरूरत है,
वो भी पूरी हो जाएगी और बाकी जानवर भी शांति से रह पाएंगे। अब शेर की बात मान ली और जानवरों ने रोज एक एक जानवर भेजना शुरू कर दिया। अब एक दिन खरगोश की बारी है। अब कहानी कहती है कि जिस दिन खरगोश की बारी आई उस दिन खरगोश सुबह उठा और शेर के पास जाने के लिए गया। मौसम बहुत अच्छा था, खरगोश बस्ती में था। खेलते खेलते लेट हो गया और उधर शेर इंतजार कर करके गुस्से में आता रहा क्योंकि उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, दिन ढलता जा रहा था और कोई जानवर किसी का नामो निशान नहीं था। अब जब फाइनली खरगोश पहुंचा तब तक शेर का गुस्सा सातवें आसमान में था और जब उसने छोटे से खरगोश को देखा तो वो बिल्कुल ही आग बबूला हो गया। दहाड़ कर गुस्से में उसने खरगोश से लेट आने का कारण पूछा। अब खरगोश ने कहा कि महाराज मैं तो टाइम पर निकला लेकिन मुझे एक और शेर मिल गया और मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं महाराज के पास जा रहा हूं लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। ना जाने किस तरह से उसे चकमा देके आ रहा। अब शेर बोला मेरे जंगल में दूसरा शेर कहां पे? मुझे अभी लेके चलो। अब खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और बोला महाराज दूसरा शेर इस कुएं में छुपा। शेर ने कुएं में देखा अपनी परछाई को और दूसरा शेर मान के जोर से दहाड़ा। एको वापिस आई। कहानी कहती है कि शेर कुएं में कूदा और मर गया। अब क्या रखा, क्या मीनिंग है इसको? मेरे हिसाब से खरगोश इस कहानी में रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो कि बिल्कुल शांत है, निडर, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है। कहानी कहती है कि वो खेलने कूदने में मगन हो गया और उस वजह से लेट गया। बॉस he was facing a life threatening situation और खेलने कूदने में मस्त हो गया। यह तभी संभव है जब खरगोश मौत के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मस्त था बिल्कुल, उसे अगले पल की कोई चिंता नहीं थी। और दूसरी तरफ शेर रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो अशांत है, इमोशनली वीक है, गुस्से में है और उस गुस्से की वजह से उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। अब जब एक शांत, स्टेबल, इमोशनली स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड का सामना अशांत, गुस्से वाले स्टेट ऑफ माइंड से होगा तो यह बताने की जरूरत नहीं कि जीत किसकी हुई। और इस कहानी में भी वही हुआ। ये कहानी देखा जाए तो बहुत मीनिंगफुल है और कोटेशन की पहली लाइन से बिल्कुल मिलती है, यानी द वन हु वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, जो कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, शांत है और प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाला जो लोग है इस दुनिया में सफलता की ऊंचाइयों को पाते हैं। और कोटेशन की दूसरी लाइन की तरफ देखें तो एक ऐसे आदमी या स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करती है which says the line says those who makes things happen, ऐसे लोग जो मोटिवेट होते हैं। You can also call them optimistic, ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। इनका स्टेट ऑफ माइंड पास्ट में भी जाता है और फ्यूचर में भी जाता है। पास्ट की मिस्टेक्स को ये लोग एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं और फ्यूचर का आउटलुक इनका हमेशा पॉजिटिव होता है। आप इनको कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंजिंग सिचुएशन दे दो तो इनका स्टेट ऑफ माइंड जो है कुछ इस तरह से वर्क करता है कि ये मान के चलते हैं कि अगर समस्या है तो हल नहीं होगा। अब डे टू डे या रोजमर्रा की जो समस्याएं एक आदमी की जिंदगी में आती हैं, अगर इनके सामने आए तो ये लोग घबराते नहीं हैं और उस सिचुएशन में इनका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल स्टेबल रहता है। और इस स्टेट को मैंने जिस पंचतंत्र की कहानी से जोड़ा वो कहानी है एक प्यासे कौवे की। आप सबने सुनी होगी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हुई। कहानी क्या कहती है कि एक प्यासा कौवा था, प्यास से बेहाल था, लेकिन एक जगह तो उसको पानी फाइनली मिल गया, लेकिन ऐसे बर्तन में था
जिसमें उसकी चोट नहीं लाई थी। और उसने क्या किया, उसने वहां पास पड़े हुए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उठाए और बर्तन में डाले। पानी ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। और मोरल ऑफ द स्टोरी जो हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो ये कहता है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आप अपने आसपास एक नजर करो, याद करो ऐसे लोगों को जो दुनियादारी की डेफिनेशन के हिसाब से सफल हुए, और ध्यान से देखो कि वो सफल क्यों। क्या ये सच नहीं है कि उन लोगों में यह एक खूबी आप जरूर पाओगे कि जब वो लाइफ की टफ सिचुएशंस को या मुश्किल हालातों में फेस करते हैं तो टूटते नहीं, रोते नहीं, बल्कि हालात का सामना करते हैं और मुश्किल हालात से और स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकलते हैं। अब कारण क्या? कारण एक ही कि ऐसे लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखा जाए तो कहानी तो पहली वाली है, उसमें भी हमने यही कहा कि मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी जो होते हैं वो सफल होते हैं, और कहानी दूसरी भी यही कह रही है। तो उस हिसाब से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में फर्क क्या है? ध्यान से देखोगे तो कैटेगरी 2 कहती है कि इस कैटेगरी के लोग जब छोटी मोटी समस्याओं में फंसे होते हैं तो स्टेबल है, लेकिन अगर इनके सामने कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो तो शायद कैटेगरी 2 का आदमी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता और टूट जाए। छोटी मोटी समस्या के सामने बिल्कुल स्टेबल रहता है, ये डिफरेंस है। और जो स्टोरी जुड़ी है वो साफ है कि सिचुएशन एक प्रॉब्लम जो कि जीवन मरण वाली प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कोटेशन की तीसरी लाइन को देखते हैं, क्यों क्या कहती है, थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर दोज हु वंडर व्हाट इज इट। ये एक ऐसी किस्म के लोग हैं जिन्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि वो क्या है, बिल्कुल बेहोश है। इनकी स्टेट ऑफ माइंड कभी प्रेजेंट में नहीं रहती, या तो ये हमेशा पास्ट के बारे में सोचते हैं और या फिर ये फ्यूचर के बारे में। ऐसे लोग हमेशा दुखी हैं, रोते हुए मिलते हैं। और इनके साथ मैंने पंचतंत्र की जो स्टोरी जोड़ी वो स्टोरी है ग्रेडी डॉग की। सबने सुनी हुई है कि कैसे एक कुत्ता हड्डी का टुकड़ा लेके मुंह में लेके एक नदी के पुल को क्रॉस करा, और जब उसने अपनी रिफ्लेक्शन पानी में देखी तो सोचा कि दूसरे कुत्ते की हड्डी भी छीन, और जैसे ही वो उसको छीनने के लिए भौंका, मुंह खोला और उसकी हड्डी भी गिर गई। अब देखा जाए तो ग्रीड एक इमोशन है, नेगेटिव इमोशन। जैसा हमने पहली स्टोरी में देखा कि नेगेटिव इमोशन में बुद्धि भ्रष्ट कर देता, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। अब पहली कहानी में अगर सिचुएशन ऐसी थी कि जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थी, लेकिन एक शांत और स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से डिफ्यूज हुई। दूसरी कहानी में डे टू डे रूटीन की प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी, स्टेबल स्ट्रॉन्ग मेंटल कंडीशन की वजह से ऐसे लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं, ये देखा हमने। और ये जो तीसरे टाइप के लोग हैं, दोज हू वंडर व्हाट इज हैपनिंग, इनकी जिंदगी में देखा जाए तो कोई समस्या ऐसे नहीं। अब कुत्ते को जो चाहिए यानी हड्डी वो उसके मुंह में, देखा जाए तो उसका टाइम अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं, और अपॉर्चुनिटी उसके मुंह में और उसे पता नहीं। अपने अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है उसमें वो भी होगी। अगर आपका माइंड शांत नहीं है और आप इमोशनली और मेंटली स्टेबल नहीं हो तो ऐसा ही होगा। अब ऐसे लोग हाथ में आए अपॉर्चुनिटी खोने के बाद करते हैं, रोते हैं अपनी स्टेट के लिए, जो स्टेट में वो पहुंच गए उसमें दूसरों को दोष देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस जिंदगी में ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इन 3 पंचतंत्र की कहानियों के थ्रू मैंने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे स्टेट ऑफ माइंड आपकी सफलता और असफलता से जुड़ा हुआ, और इसीलिए मैंने इस बुक को टाइटल दिया सक्सेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। हालांकि इतने सालों बाद अब मुझे लगता है कि अगर टाइटल होता सक्सेस क्या समझ में आया? खड़े हो गए लोग? अच्छा,
अभी कैसा है? इस दुनिया में ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, 3 तरह की माइंड होती है। एक खरगोश वाला, एक कुत्ते वाला, और एक जो उन्होंने कौवे वाला दिखाया। एक बार सारे लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद तो बंद भाई, इधर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? अरे अखियां बंद करो भैया। अरे बार सोच के देखो आपका माइंड कैसा है। झूठ मत बोलना अपने आप से। कैसा है आपका माइंड? हाँ खोलो, आवाज आने लगा। हाँ कौन सा है? ऐसा है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कैसा है? कौवा वाला है। नॉर्मल कंडीशन में तो झेल जाता है, थोड़ा हाथ आए तो फिर बिखरा जाता है। खरगोश वाला है पक्का? कौन इनका अप्लाई? ये नेगेटिव होते हैं कभी? हाँ तो इसका मतलब खरगोश वाला है। गुड। और कौन सा है? खरगोश वाला है। कौन इनका अप्लाई? ये होते हैं परेशान कभी, फिर कैसे खरगोश है भाई? झूठ मत बोलो। जब हो गए तो फिर यहां से बहुत खरगोश वाले। अपने आप से तो सच बोलो। देखो ये आपको पता है हम कैसे, ये आपको पता है हम कैसे। अरे सही कंडीशन में धंधा किया तो क्या किया? असली मर्द तो वो है जो 1 रुपया पॉकेट में ना हो फिर भी डायमंड बन के दिखा। अपने मदद करके बिजनेस उठा दिया तो आप क्या लीडर थे? असली तो वो है जिसका अपलाइन बिल्कुल फिर भी डायमंड बनकर दिखाता। और कोई बताइए? खरगोश वाला माइंड है। झूठ मत बोला करो यार। हर वीक में चेक बनता है? है कौन है इसका अपलाइन? है मजबूत बंदा। वाह गुड। खरगोश वाला माइंड है तो गला दबा दे, थोड़े स्लीपियस। नहीं सर, नहीं छोड़ा। चलो बहुत बढ़िया। और खरगोश वाला माइंड। कौन सा? खरगोश वाला। खरगोश वाला है यार अपलाइन ना। नवीन जी देखो उसको, है पॉजिटिव वास्ता नेगेटिव नहीं हुआ कभी? अच्छा बहुत बढ़िया। और इधर ना जो खड़ा होगा उससे नहीं पूछेंगे, जो बैठा हुआ उससे पूछेंगे उठा उठा के। ना जो खड़ा होगा उससे पूछना ही नहीं। बैठो ना, बैठो। ये बीच वाले, हाँ वो आगे आगे आओगे। चश्मा वाले सर के आगे वाले, हाँ नहीं ये ब्लू वाले। हाँ खरगोश वाला माइंड है शांत। हैं? शांत वाले। हाँ शांत तो दोनों ही है। कौन है आपका? तू कौन सा पानी में है? दूसरे को बोल रहे थे सर। बैठो। कौन सा है? शांत वाला माइंड सर। क्या समझ में आया आपको इस स्टोरी से? शांत मन से सर कुछ भी काम किया जाए तो वो सब नहीं इस बिजनेस से को रिलेट करके बताना है। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ जी आप सर, ये मोबाइल वाले के पीछे वाले। इससे हमें ये समझ में आया कि हम किसी भी परिस्थिति से जूझ करके सफलता हासिल कर सकते। अच्छा आप पीछे, आपके पीछे वाले। हाँ जी हाँ।
अच्छा, ये समझ में आया? ओके, और कोई? हाँ जी बोलो। हाँ? नहीं, आपको क्या समझ में आया ये बताओ। समस्या है तो उसका समाधान भी है, और हमें समस्याओं के समय में